प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मानव नेत्र का अध्ययन करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो नया सिलेबस है यानी कि जो 30% कम करके सिलेबस बना है उसमें ये वाला टॉपिक है। तो इसको हम ध्यान से केवल सुनिए, आप लोग इसको ध्यान से, इसको हम बताते हैं और ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, मानव नेत्र, मानव माने मनुष्य ही होता है, मनुष्य का नेत्र। हमारी जो नेत्र है ये आप लोग जानते हैं कि इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, तो इसकी सुरक्षा करना हमारा अनिवार्य और सर्वप्रथम कर्तव्य है। सोचिए, आप लोग जिनके पास आँख नहीं होता होगा वो दुनिया में इतनी चीज़ें बनी हैं, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों का आनंद वो कहाँ ले पाते होंगे। जैसे हम लोग फिल्में देखते हैं, घूमने टहलने जाते हैं, वो लोग कुछ नहीं देख पाते होंगे, वो लोग केवल सुनते ही होंगे और मन में सोचते होंगे कि काश हम लोग भी देखते। तो हम लोग ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी आँखों पर कोई प्रभाव पड़े। ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि आँखों में कौन कौन सी कमियाँ होती हैं और उनको बचाने के लिए क्या क्या उपाय होता है। तो हमें करना क्या है कि अपनी आँखों की देखभाल करना है, सुबह और शाम दो टाइम उसको धोना है, क्योंकि गर्दा जो होता है दिन में धूल की जो कण होते हैं वो आँखों में चले जाते हैं। इससे हमारी आँख की जो अंदर के पार्ट हैं वो सब खराब होने लगते हैं। वही सब अंदर के जो पार्ट हैं उन सब का अध्ययन हमें करना है। तो आप लोग इसको केवल ध्यान से सुनिए, यह है क्या सबको समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें पहले हम चित्र को समझाएंगे। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसका जो नोट्स है उसको हम अगली वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। अगर 2 बार इसको पढ़ भी लेंगे तो और ये एकदम से याद हो जाएगा, फिर बाद में इसको कभी देखना नहीं पड़ेगा। देखिए, इसमें हमारा जो नेत्र होता है वो एक खोखले गोले के समान होता है। खोखला गोला जानते हैं ना। देखिए, बीच में कुछ नहीं है, जल के समान ध्रुव भरा होता है। तो इसलिए हमारा जो नेत्र है यानी कि जो मानव का नेत्र है वो एक खोखले गोले के समान होता है। इसके कुछ भाग हैं, उसको हम देखते हैं। ये जो सबसे ऊपर का भाग है इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर का भाग है इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत है और यह अपारदर्शी, श्वेत तथा दृढ़ होती है। कैसे कैसे होती है याद रखना। अपारदर्शी मतलब प्रकाश की किरण इसमें से होकर के गुजर नहीं पाएगी। श्वेत माने सफ़ेद होती है और ये दृढ़ होती है। दृढ़ माने मजबूत होती है। ये मजबूत होती है इसलिए क्या करती है, हमारे नेत्र के जो अंदर के पार्ट हैं, नाजुक और कोमल जो पार्ट है, उन सब की रक्षा करता है। आप लोग देखे होंगे अगर सिर पर चोट लगती है तो आँख पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही जो दृढ़ पटल है अंदर के शेष भागों की, मतलब अंदर के जो सभी भाग हैं उन सब की ये रक्षा करता है। तो ये दृढ़ पटल हो गया। दृढ़ पटल क्या होता है, सफ़ेद, अपारदर्शी और दृढ़ होता है और ये मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत है। तो ये सफ़ेद होता है। तो दूसरा वाला देखिए, रक्तक पटल। देखिए, दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल के नीचे का जो भाग होता है उसे हम रक्तक पटल कहते हैं। यह जो है एक झिल्ली होती है और ये काले रंग की होती है। किस रंग की, काले। दृढ़ पटल किसकी, सफ़ेद की। रक्तक पटल किसकी, सब काली की। अब देखिए, ये काले रंग की होती है, इसको याद रखना। अभी इसका फिर से उपयोग होगा तो हम वहाँ बताएंगे। देखिए, दृष्ट पटल या रेटिना, रक्तक पटल के अंदर का जो भाग होता है और ये नेत्र का सबसे भीतरी भाग होता है, इसे हम दृष्ट पटल या रेटिना कहते हैं। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमें इसी रेटिना पर ही पड़ता है। अब ये क्या है इसको आगे बताते हैं। अब इधर देखिए, दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो है ऊपरी पलक है। पलक, अपने आँख को देखिए, आँख ये अंदर वाला पार्ट है, उसके ऊपर का ये पलक है। पलक को हम देखिए यहाँ पर, ये कहाँ गया ये इसको ऐसे बंद करते हैं, ऐसे खोलते हैं ना, ये पलकें हैं। और देखिए यहाँ बरौनिया लिखा है, बरौनिया है। तो ये पलक है, ये ऊपर वाला, ये बरौनिया है और ये निचली पलक है, ये निचली पलक और यहाँ बरौनिया है। तो इसको हम पलक को ऊपर और नीचे खोलते हैं। अपने आँख से संबंधित करके इसको ध्यान से समझिए। अच्छा, तो ये पलक हो गया। अब देखिए, ये कार्निया है। तो नेत्र का जो सामने का भाग होता है, सामने का तो भाग है, ये अंदर वाला पार्ट ये कार्निया है।
नेत्र के सामने का जो भाग होता है वो कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। उभरा माने उठा हुआ और पारदर्शी होता है। नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, इसे हम कार्निया कहते हैं। नेत्र में जो प्रकाश होता है वो कार्निया से होकर के ही प्रवेश करता है। सबसे पहले वो कार्निया से जाता है। देखिए, नेत्र के जो एकदम ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कार्निया कहते हैं। एकदम आगे वाला पार्ट, इसे हम कार्निया कहते हैं। अब देखिए, नेत्र तारा, नेत्र तारा यहाँ लिखा है ना, तो कार्निया के पीछे, ये कार्निया है, कार्निया के पीछे एक रंगीन, ये रंगीन होता है, रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। नहीं सॉरी रुकिए, नेत्र तारा है ना ये, देखिए नेत्र तारा है, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा था। देखिए नेत्र तारा जो होता है ये क्या होता है, देखिए उससे पहले यहाँ आइरिस है, आइरिस को समझ लीजिए तब नेत्र तारा समझ में आएगा। देखिए आइरिस, कार्निया जो है ये कार्निया है, ये इसका नाम आइरिस है, जो दोनों थोड़ा सा बढ़े हुए हैं। इसमें क्या होता है कि कार्निया के पीछे एक रंगीन, क्या होता है, ये रंगीन मतलब इसका कलर होता है। कार्निया के पीछे, ये कार्निया कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी, मतलब इसमें से हो करके प्रकाश की किरण गुजर नहीं पाएगी, तो रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। तो कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। ये सब नोट्स में भी मिल जाएगा सबकी परिभाषा, पहले इसको समझ लीजिए कि कौन है क्या। तो देखिए आइरिस हो गया। अब देखिए आइरिस की एक अपनी विशेषता है, यहाँ पर ये बढ़ भी जाता है दोनों तरफ से और घट भी जाता है, दोनों तरफ से घट और बढ़ जाता है। घट और बढ़ के करता क्या है ये हम नेत्र तारा को पढ़ लेते हैं तब समझ में आएगा। देखिए नेत्र तारा, पुतली अथवा नेत्र तारा भी इसे कहते हैं। ये जो नेत्र तारा जो हमारी आँख में काली कलर की होती है, छोटी छोटी, देखिए पहले तो सफ़ेद होता है बड़ा सा पूरा आँख, पूरे आँख में एक बीच में काला कलर का होता है। देखिए उसके बीच में छोटा सा एक और काला कलर होता है। पहले सफ़ेद, सफ़ेद के बीच में एक छोटा सा गोली इतना बड़ा होता है पहले वो वाला, उसके अंदर भी एक छोटा सा और काला होता है। तो उस जो काला है, छोटा वाला काला जो पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। तो इसमें देखिए आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, ये आइरिस है, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसको हम पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है, ये गोल होता है और काली दिखाई देती है। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। कार्निया से जो प्रकाश आता है वो पुतली से होकर के ही नेत्र में प्रवेश करता है। मतलब जब कार्निया से प्रकाश किरण आएगी तो पुतली में जाएगी, मतलब वो जो गोल वाला, गोल जो काला काला पार्ट होता है आँख में, उसमें जाएगी, तो उसमें जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पुतली का एक विशेष काम होता है। वो काम क्या है, ध्यान से सुनिए। पुतली की यह विशेषता होती है कि वह अंधकार में अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर गोल सा क्या है, पुतली है, इसको बना दिए हम, ठीक। अब आप लोग अनुभव किए होंगे कि अगर जब हमें अचानक बहुत तेज़ी से हमारे आँख के सामने कोई टार्च जला दिया जाता है तेज़ी से, तब क्या होता है, हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आती है। तो ये तो बात हो गई तेज़ी वाला। और अगर शाम हो गया, जैसे शाम हो गया, अंधेरा होने वाला है, तो उस समय भी हमें कोई वस्तु स्पष्ट नज़र नहीं आती है। तो देखिए इसका ये मतलब हुआ है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारी आँख को एक सीमित मात्रा में प्रकाश चाहिए। अगर वो सीमित मात्रा है तब तो हम वस्तु को देख ले जाएंगे, अन्यथा उस सीमित मात्रा से अगर ज़्यादा प्रकाश की किरण हुई तब हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे, और अगर उस सीमित मात्रा से कम हो गई तब भी हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की सीमित मात्रा ही अंदर प्रवेश होनी चाहिए, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो पुतली का क्या कार्य होता है कि अगर जैसे मान लीजिए ज़्यादा प्रकाश हो गया, अगर ज़्यादा प्रकाश हो गया तो ये जो सिलेरी पेशियाँ हैं ये क्या करती हैं, इसको दबा देती हैं, ये दोनों ओर से, ये इधर से दोनों ओर से बढ़ करके
देखिए ये दोनों ओर से बढ़ जाती हैं, बढ़ करके इस पुतली पे आकर के सट जाती हैं और पुतली को छोटा कर देती हैं। जब पुतली को छोटा करती हैं तो इसमें प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। ये कब होता है? जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है तब पुतली बढ़ करके, पुतली नहीं, ये आइरिस झिल्ली, आइरिस बढ़ करके पुतली को छोटा कर देती है और क्या करती है, नेत्र के अंदर उचित और सीमित मात्रा में प्रकाश को जाने देती है, तब हम वस्तु को देखते हैं। और अगर कम प्रकाश हुई तो क्या करेगा, ये पीछे जा कर के पुतली को और बड़ा कर देगा और हम फिर वस्तु को आसानी से देख लेंगे। लेकिन इन दोनों की भी अपनी अपनी क्षमता है। ऐसा नहीं है कि चाहे जितना अंधेरा हो ये बड़ा कर लेगा, इसकी अपनी क्षमता है। अगर ऐसा होने लगता तब तो हम रात में भी देख ले जाते, लेकिन रात में हम नहीं देख पाते हैं। इसकी आइरिस की भी एक क्षमता है कि अगर उससे कम प्रकाश हुआ तब हम नहीं देख पाएंगे, और ज़्यादा भी हो गया अगर, जैसे मान लीजिए ये तो मालूम है कि जब ज़्यादा हो जाएगा तो इसको छोटा कर देगा, लेकिन इसकी भी एक क्षमता है कि अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उतना छोटा भी नहीं कर पाता है। तो एक सीमित मात्रा प्रकाश की जो होती है, उचित मात्रा, उसको अंदर जाने के लिए ये सिलेरी पेशियाँ सहायक होती हैं। ये पुतली को छोटा और बड़ा कर देती हैं। इसे पुतली समायोजन कहते हैं। और नेत्र में यह क्रिया स्वतः अपने आप होने लगती है। अगर ज़्यादा प्रकाश हुआ तो छोटा हो जाएगा, कम प्रकाश हुआ तो बढ़ जाएगा। और इसकी अपनी क्षमता, ऐसा नहीं है कि चाहे इतना ज़्यादा हो जाए ये छोटा हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि चाहे इतना कम प्रकाश हो ये बड़ा हो जाए। एक सीमित मात्रा में ही अगर प्रकाश की किरण है तभी ये छोटा और बड़ा होता है, नहीं तो ये छोटा बड़ा नहीं हो पाता है। नहीं तो हम तो रात में भी देख ले जाते, ऐसा नहीं होता है ना, रात में नहीं देख पाते हैं। यानी कि रात में ये इतना बड़ा नहीं कर पाता है पुतली को कि हम रात की वस्तुओं को आसानी से देख ले जाएं। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद में ये तो निचली पलक है, पलक तो जानते ही होंगे। उसके बाद देखिए नेत्र लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा है, तो ये उत्तल लेंस होता है। सभी प्राणियों में उत्तल लेंस होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, सब में उत्तल लेंस ही होता है। तो देखिए इसमें पुतली के ठीक पीछे, ये पुतली है, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। पारदर्शी मतलब पार कर जाएंगे इसमें से प्रकाश की किरणें। द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल है ना, दोनों उत्तल हैं। द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, ये पिछला है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। वक्रता त्रिज्या छोटी होने का मतलब ये वाला जल्दी से मुड़ जाएगा, तो छोटी हो जाएगी। और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ा होने का मतलब इसका जब वृत्त बनाएंगे तो ये बड़ा जाएगा। वही तो वक्रता त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को, इसमें छोटा गोला बनेगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। अच्छा, तो यह जो है यह ऊतकों की कई परतों से मिलकर बना है। कौन? ये नेत्र लेंस जो है ऊतक जानते होंगे आप लोग, टिश्यू, ये बहुत से ऊतकों से मिलकर के बना होता है, जिसके अंदर, जिसका अपवर्तनांक जो है अंदर की ओर बढ़ता जाता है। मतलब अपवर्तनांक अंदर जैसे जैसे जाएंगे हम वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अपवर्तनांक बढ़ने का मतलब होता है कि इसका जो माध्यम है वो सघन होता जाता है, या ऐसे समझिए इसमें जो प्रकाश की किरण होती है वो ज़्यादा मुड़ने लगती है। जिसका अपवर्तनांक जितने ज़्यादा होगा वो प्रकाश की किरण को उतने ज़्यादा मोड़ती है। इसका जो, अच्छा, अंदर तो बढ़ती हुई जाती है, और जो माध्य, ऐसा नहीं है कि सभी जगह उतने होता है अपवर्तनांक, बढ़ती हुई जाती है। तो माध्य अगर अपवर्तनांक इसका निकालें तो होता है 1.44। इसको याद कर लीजिए, 1.44, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में कि मानव नेत्र का माध्य अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.44 होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक उपयोग बड़ा सिलेरी पेशियों का है, इसको ध्यान से देखिए। ये सिलेरी पेशियाँ है ना, यहाँ पर ये इस पर सटी हुई होती हैं। यहाँ देखिए सिलेरी पेशियाँ बना है, और यहाँ ऊपर वाला, ये दोनों सिलेरी पेशियाँ हैं। ये क्या करती हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है किसी वस्तु को दिखलाई देने में। देखिए जब हम, क्या नाम है, प्रतिबिंब, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अलग अलग स्थितियों पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग बनता है, पढ़े थे ना। तो जैसे 6 स्थितियाँ थी, 6 में जब 6 जगह रखते थे तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग बनता है।
लेकिन हम लोग देखिए, ये देखिए ये एक लेंस है, तो इसके जब लेंस के सामने हम कोई वस्तु रखेंगे और वो वस्तु फोकस दूरी से दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर होना चाहिए, मतलब अनंत पर नहीं, अनंत से पहले, और फोकस दूरी के दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर, यानी कि जो दूसरा स्थिति थी वहाँ पर जब कोई वस्तु रखा होता है तभी हमें उसका प्रतिबिंब आसानी से स्पष्ट नज़र आता है। अच्छा, अब ये देखो, इसको क्यों बता रहे हैं हम, इसको बताने का ये कारण है कि जो सिलेरी पेशियाँ होती हैं ये करती क्या हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या को घटाती और बढ़ाती रहती हैं। कैसे घटाती बढ़ाती हैं? इसको दबाव डाल करके। देखिए ये ऐसे इसको दबा देंगी और इसको ऐसे उठा देंगी। जब दबाएंगी तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी, और जब इसको क्या नाम फैला देंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या घटने और बढ़ने से होगा क्या कि इसकी जो फोकस दूरी है वो भी घटती और बढ़ती चली जाएगी। जब हम क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी। जब हम वक्रता त्रिज्या को घटाएंगे तो फोकस दूरी भी घट जाएगी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी तो होती है, जितने बड़ा वक्रता त्रिज्या उतने बड़ा फोकस दूरी, जितने छोटा वक्रता त्रिज्या उतने छोटा फोकस दूरी। अच्छा, अब देखिए हम लोगों को क्या होता है कि वस्तु चाहे जहाँ रखी हो हम स्पष्ट रूप से उसको देख ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि ये पढ़ चुके हैं हम लेंस में कि अलग अलग स्थितियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखा है इस नेत्र के सामने यहाँ पर, और वो दूरी फोकस दूरी से दुगनी दूरी से अधिक दूरी वाली स्थिति है, मतलब दूसरा जो स्थिति था वो वाला है, तब तो प्रतिबिंब जा करके यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अभी रेटिना और पीत बिंदु बताते हैं क्या है, लेकिन प्रतिबिंब ही बनता है। और प्रतिबिंब नेत्र में तभी बनेगा जब वस्तु फोकस दूरी से दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर रखी हो, तभी यहाँ रेटिना पर बनता है। तो अब देखिए, अब इसमें हम बताए थे कि जैसे जैसे हम वस्तु आगे लेकर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि प्रतिबिंब पीछे जाने लगता था लेंस में। जैसे जैसे हम वस्तु आगे लेकर जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे आने लगता है। तो अगर कोई आगे वस्तु रख दिया जाए तब तो प्रतिबिंब यहाँ पीछे जा करके बन जाएगा, तब हमें वस्तु स्पष्ट नज़र नहीं आएगा। हमें वस्तु स्पष्ट तभी नज़र आएगा जब वो रेटिना पर आकर के प्रकाश की किरणें मिली। अगर उससे पहले मिल गई तब भी नहीं नज़र आएगा, अगर उससे बाद में मिल गई तब भी नज़र नहीं आएगा। तो ये सिलेरी पेशियाँ क्या करती हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या को घटा बढ़ा करके इसकी फोकस दूरी को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वस्तु चाहे जहाँ रखी हो उसकी दूरी जो है लेंस से इस प्रकार से सेट कर देती हैं कि वो फोकस दूरी से अधिक दूरी पर ही रहे, और आसानी से हमें वो वस्तु जो है रेटिना, आसानी से उसका प्रतिबिंब जा कर के रेटिना पर मिले और हम आसानी से उस वस्तु को देख सकें। तो सिलेरी पेशियों का ये काम है कि जो लेंस है इसकी वक्रता त्रिज्या को घटाती बढ़ाती हैं और वस्तु को नेत्र के सामने हमेशा क्या करती हैं कि फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर व्यवस्थित कर देती हैं और उसका प्रतिबिंब जा कर के रेटिना पर बन जाता है। अच्छा देखिए, कब घटाती है और कब बढ़ाती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पहले फोकस दूरी से दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर था। जैसे मान लेते हैं कि वस्तु आगे लेकर आते हैं, जब हम वस्तु आगे लेकर जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तब क्या करेगा कि ये जो सिलेरी पेशियाँ इसको दबाएगा ना, दबा करके क्या करेगा, इसकी वक्रता को कम कर देगा, जिससे इसकी फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। तो ये प्रतिबिंब क्या है और आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार से ला करके रेटिना पर सेट कर देगा और हमें प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नज़र आ जाएगा। और उसके बाद अगर दूर कोई वस्तु रखी है तब क्या करेगा कि इसको ये फैलाएगा और प्रतिबिंब जो पहले बन रहा था वो क्या करेगा, जा कर के रेटिना पर बन जाएगा और हमें स्पष्ट रूप से नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद ये सिलेरी पेशियाँ का काम हो गया, इसकी वक्रता त्रिज्या को घटाना और बढ़ाना। और देखिए ये जलीय ध्रुव लिखा है यहाँ पर, ये वाला जो ध्रुव है इसे जलीय ध्रुव कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा कैसे है, ये कार्निया और ये नेत्र लेंस, कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी ध्रुव भरा रहता है। ये कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी ध्रुव भरा रहता है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। कितना होता है, 1.336 होता है। इसको याद कर लेना, वह विकल्प में पूछ सकता है। इसे हम जलीय ध्रुव कहते हैं। और ये नेत्र लेंस
और ये रेटिना के बीच में यहाँ पर भी एक गाढ़ा द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। तो अब हम दृष्टि पटल या रेटिना देखते हैं कि दृष्टि पटल या रेटिना किसे कहते हैं। देखिए इसमें ये ऊपर वाला दृढ़ पटल, नीचे वाला रक्तक पटल, उसके बाद वाला रेटिना। तो रेटिना को ऐसे परिभाषित करना है कि रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल है ना, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर, नेत्र का सबसे अंदर तो है, तो रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। ये अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वही रेटिना पर आकर के बनता है। अगर प्रकाश की किरणें वस्तु से चल करके रेटिना पर मिलती हैं तब तो प्रतिबिंब बनेगा अस्पष्ट। यदि प्रकाश किरणें रेटिना से पहले मिल गई या रेटिना के बाद में जाकर के मिलेंगी तब हमें वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर वस्तु को देखना है तो इस प्रकार से नेत्र लेंस को, स्वस्थ जो नेत्र होता है उसमें नेत्र लेंस अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेता है घटा या बढ़ा करके कि वस्तु से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर ही मिलें, इसीलिए हम देख लेते हैं। लेकिन जब कोई दृष्टि दोष हो जाता है तब वो या तो आगे मिल जाता है या तो पीछे मिल जाता है, तब हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इसको हम दृष्टि दोष वाले भाग में देखेंगे कि कैसे दृष्टि दोष होता है और कैसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है। इन सबका अध्ययन हम वहीं करेंगे। अच्छा, तो ये रेटिना हो गया। तो रेटिना पर जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा याद रखना कि हमेशा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो उल्टा जब बनता है तो यहाँ से ये जो दृष्टि तंत्रिका है ये क्या करती हैं कि यहाँ से मस्तिष्क को संदेश या सूचना भेजती हैं। तो मस्तिष्क क्या करता है, अपने अनुभव के आधार पर उस वस्तु को सीधा समझता है और उसका रूप, रंग एवं आकार का ज्ञान करता है, मस्तिष्क करता है। ये रेटिना से यहाँ जो दृष्टि तंत्रिका है यहाँ से सूचनाएं जब भेजी जाती हैं उसके बाद। अच्छा, इसके बाद अब क्या बचा है, बचा है पीत बिंदु। देखिए पीत बिंदु क्या होता है, ये लेंस है, लेंस का मुख्य अक्ष तो होता है एक, तो लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना के जिस बिंदु पर आकर के मिलता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। मतलब देखिए इसे लेंस है तो लेंस का एक मुख्य अक्ष तो होता है जो सीधा आता है, तो वही जो मुख्य अक्ष इस रेटिना के आ करके जिस भाग पर मिलता है उसी को हम पीत बिंदु कहते हैं। तो पीत बिंदु पर ही कोई वस्तु सबसे स्पष्ट यानी कि सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। अगर ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा तब उतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा जितना स्पष्ट पीत बिंदु पर दिखाई पड़ता है। उसके बाद में बचा है अंध बिंदु। ये देखिए अंध बिंदु है ना, तो जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेदकर मस्तिष्क को जाती हैं। देखिए एक स्थान है जहाँ से प्रकाश तंत्रिकाएं भी इसे कहते हैं। प्रकाश जो तंत्रिकाएं हैं रेटिना को छेद करके, इस पूरे भाग को रेटिना कहते हैं, रेटिना को छेद करके यह मस्तिष्क में जाती हैं। उस स्थान के लिए सुग्राहिता शून्य होती है, मतलब यहाँ पर प्रकाश को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर प्रकाश की किरणें आकर के यहाँ मिल गई तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे हम अंध बिंदु कहते हैं। तो ये अंध बिंदु हो गया, सबसे खराब यहाँ दिखाई पड़ता है, सबसे अच्छा पीत बिंदु पर दिखाई पड़ता है। अच्छा, इसके बाद हम एक दो चीज़ और बताए थे इसमें। देखिए रक्तक पटल जो है इसको बताए थे कि ये काली कलर की होती है। तो जब ये काली कलर की होती है तो करता क्या है, देखिए यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आती हैं अगर वो आ करके इस पीत बिंदु पर मिलेंगी तब तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ नहीं मिली, जैसे ऊपर चली गई, यहाँ नीचे चली आई, तब स्पष्ट नहीं नज़र आएगा। देखिए मान लेते हैं कोई अगर यहाँ वस्तु रखी गई है तो एक प्रकाश किरण इधर से आती है और एक प्रकाश किरण मान लेते हैं इधर से आती है। एक ही वस्तु का इतना बड़ा यहाँ वस्तु रखा गया था, यहाँ से प्रकाश किरण से चलती हैं, यहाँ से आती हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद परावर्तन होती हैं। परावर्तन के पश्चात अगर यहाँ पहुँचती हैं और एक यहाँ से आ रही थी, यहाँ टकराई, फिर टकराने के बाद यहाँ पहुँची, तो इससे क्या होगा कि एक ही वस्तु से प्रकाश की किरणें बहुत पड़ जाएंगी। बहुत पड़ने का ये मतलब है कि एक ही वस्तु से एक तो सीधा गया था तब तुरंत प्रतिबिंब बन गया, लेकिन एक तो जो यहाँ आया था, यहाँ टकराने के बाद फिर यहाँ गया था
और जो यहाँ से जा कर के यहाँ गया था, फिर टकराने के बाद यहाँ आया था, तो कुछ समय के बाद उसी वस्तु का प्रतिबिंब फिर यहीं बन जाएगा। तब इससे क्या होगा कि हमें वो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, मतलब धुंधली नज़र आएगी। एक ही वस्तु का 3-4 बार क्या होगा कि उसका प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना पर आकर के, तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इससे बचने के लिए जो रक्तक पटल होती है, ये क्या करती है, ये काली कलर की होती है। आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि जो काली वस्तुएं होती हैं वो ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, और जो सफ़ेद वस्तुएं होते हैं वो ऊष्मा के अवशोषक नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। सफ़ेद जो भी वस्तुएं होती हैं प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं, और जो काली कलर की वस्तुएं होती हैं वह क्या करती हैं, प्रकाश को अवशोषित करती हैं, मतलब सोखती हैं। इसलिए कढ़ाई जो होता है, कढ़ाई के नीचे क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, कालिख लगाते हैं ना, जिससे भोजन क्या होता है, जल्दी पकता है। तो और ये सब देखिए, ये काला ही बनाया जाता है। जैसे देखिए, जो लालटेन होता है, लालटेन के ऊपर जो कालिख होता है जा कर के जम जाता है, वो सब जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब प्रकाश के अच्छे अवशोषक होते हैं, इसलिए जल्दी हीट हो जाते हैं। और हमें क्या होता है कि भोजन जल्दी पकाना होता है तो जल्दी से पक जाता है। अच्छा, तो ये जो रक्तक पटल होती है, ये क्या करती है कि प्रकाश से जो किरणें आती हैं, इन सबको ये अवशोषित कर लेती है, फिर से परावर्तित नहीं होने देती। जैसे यहाँ से गया तो ये यहीं पर सोख लेगा, इसको अवशोषित कर लेगा। नहीं तो अगर अवशोषित ये ना करता तो क्या करता, फिर से आकर के टकराता, तो हमें ये वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो ये रक्तक पटल का काम है। अच्छा, इसके बाद तो अब कुछ इसमें बचा नहीं है। अगर इसमें छूट भी गया होगा 1-2 चीज़, तो उसको जो है अभी जब हम नोट्स में इसको पढ़ाएंगे तो फिर से उसको समझाएंगे। तो ठीक है, अब हम जो है अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अगर हम नोट्स वाला भी पूरा पढ़ाने लगेंगे तो हो जाएगा 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो ही। इसलिए क्या करते हैं कि हम अगली वीडियो में इसका नोट्स जो है कि परिभाषा सबकी कैसे है उन सबको पढ़ा देते हैं। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में मिलते हैं।